सामने 1857 की क्रांति पर तैयार किए गए कुछ बहुत ही दिलचस्प हस्तलिखित नोट्स हैं। हाँ, और इन नोट्स को देखकर लगता है कि किसी ने बहुत मेहनत से इन्हें बनाया है। बिल्कुल, हमारा मकसद है इन नोट्स की हर परत को खोलना और उस कहानी को समझना जो सिर्फ तारीखों और नामों से कहीं ज्यादा गहरी है। मतलब क्रांति से पहले क्या हुआ, उसके कारण क्या थे और उसका अंजाम क्या हुआ। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इन नोट्स की शुरुआत बहुत सही जगह से होती है, 1857 से भी पहले की घटनाओं से। ये दिखाना बहुत जरूरी है। अक्सर लगता है कि 1857 अचानक हो गया। सही बात है, लेकिन ये नोट्स बताते हैं कि इससे पहले भी कई चिंगारियां सुलग रही थी। बिल्कुल, इसमें दो अहम घटनाओं का जिक्र है। पहली 1806 का वेल्लोर विद्रोह। पुरानी थी और धर्म हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। हमेशा से। और फिर दूसरा उदाहरण है बैरकपुर का 1824 का विद्रोह, जहां 47वीं बटालियन के सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। क्योंकि उन्हें समुद्र पार करना पड़ता और उस जमाने में समुद्र लांघना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो ये छोटी छोटी घटनाएं दिखाती हैं कि 1857 कोई अचानक भड़की आग नहीं थी। नहीं, ये तो पहले से सुलग रही आग का नतीजा था। एक ज्वालामुखी जो बस फटने की कगार पर था। तो ये जमीन तैयार हो रही थी। अब आते हैं उन बड़े कारणों पर। नोट्स में पहला जिक्र है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पूरे हो रहे थे। हाँ, प्लासी के युद्ध से 100 साल। और फिर कारणों को कई हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले है राजनीतिक कारण। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का, सब्सिडियरी अलायंस। इन नोट्स के मुताबिक इसे स्वीकार करने वाली पहली रियासत थी हैदराबाद। हाँ, 1798 में निजाम अली ने। और ये संधि मतलब एक तरह का मीठा जहर थी। मीठा जहर कैसे? देखिए, कंपनी कहती थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हमारी सेना आपके यहाँ रहेगी, लेकिन बदले में वो रियासत की पूरी विदेश नीति अपने हाथ में ले लेते थे। और सेना पर भी उनका ही नियंत्रण हो जाता था। बिल्कुल, मतलब राजा अपने ही घर में कैदी बनकर रह गया। और फिर तो जैसे एक लाइन ही लग गई। हाँ, नोट्स में पूरी सूची है। मैसूर, तंजौर, अवध, फिर सिंधिया, भोंसले, पेशवा मराठे। पेशवा बाजीराव द्वितीय का भी जिक्र है, जिनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जो कानपुर में रहते थे। जी। तो इस संधि ने राजाओं को शक्तिहीन कर दिया। और अगर ये सहायक संधि एक धीमी मौत थी, तो लॉर्ड डलहौसी की व्यापक नीति तो वो तो सीधे सीधे गला घोटने जैसा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नोट्स में इसके 3 आधार बताए गए हैं। एक तो सीधे राज्य हड़पना, दूसरा गोद लेने पर रोक और तीसरा कुशासन का आरोप। डलहौजी बहुत आक्रामक था। उसने इस नीति का इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए एक हथियार की तरह किया। इससे भारतीय शासकों में एक डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। उन्हें लगा कि आज पड़ोसी की बारी है, कल हमारी होगी। बिल्कुल। और नोट्स में वो क्रम भी दिया है कि कैसे एक के बाद एक रियासतों को हड़पा गया। हाँ, सतारा से शुरुआत हुई 1848 में, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी 1853 में जब शासक गंगाधर राव थे, और फिर नागपुर 1854 में। मतलब सिर्फ 6-7 साल में इतनी सारी रियासतें खत्म कर दी गईं। और इसमें जो गोद निषेध वाली बात है, वो सीधे तौर पर भारतीय परंपराओं पर हमला था। जैसे कानपुर रियासत के साथ हुआ। हाँ, नाना साहब के साथ। वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी। उनका असली नाम धोंडू पंत था। ये भी नोट्स में लिखा है। ये सीधे सीधे उत्तराधिकार के नियमों में दखल था, जिसने नाना साहब जैसे कई लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। और तीसरा आधार था कुशासन का। अवध। उस वक्त वहां के शासक वाजिद अली शाह थे और डलहौजी का वो मशहूर कथन भी इन नोट्स में है। ये चेरी के ग्लास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये एक लाइन ही अंग्रेजों की नीयत साफ साफ बता देती है। अवध एक बहुत अहम और अमीर सूबा था और वो उसे किसी भी कीमत पर चाहते थे। तो ये तो हुई राजाओं और नवाबों की बात, लेकिन आम सिपाही क्यों गुस्से में था? अब आते हैं प्रशासनिक कारणों पर। ये बहुत बड़ी वजह थी, भेदभाव। साफ साफ भेदभाव था। मतलब भारतीय सैनिकों को सिर्फ निचले पद दिए जाते थे। हाँ, एक भारतीय सैनिक चाहे कितना भी काबिल हो, वो सूबेदार के पद से ऊपर जा ही नहीं सकता था, जबकि एक नया नया अंग्रेज अफसर आकर उस पर हुक्म चलाता था। ये तो रोज रोज का अपमान हुआ। बिल्कुल। और फिर मामला धर्म तक पहुंच गया।
नोट्स में 1813 के चार्टर एक्ट का जिक्र है। जिसके तहत ईसाई धर्म के प्रचार की खुली छूट मिल गई। और फिर 1850 में डलहौजी ने एक और कानून बनाया, अधिनियम 21, जिसे धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम भी कहते हैं। इसका मतलब था कि अगर कोई अपना धर्म बदलकर ईसाई बन जाता है तो भी उसे उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। लोगों को लगा कि ये तो धर्म बदलने के लिए सीधा सीधा लालच दिया जा रहा है। हाँ, उन्हें लगा कि उनका धर्म, उनकी पहचान, सब कुछ खतरे में है। तो अब देखिए, जमीन पूरी तरह तैयार है, राजा नवाब नाराज, सैनिक अपमानित और आम जनता को अपना धर्म खतरे में लग रहा है। बस एक चिंगारी की देर थी। लेकिन चिंगारी से पहले इन नोट्स में एक बहुत हैरान करने वाली बात लिखी है कि इस क्रांति की बाकायदा योजना बनी थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अक्सर लोग इसे एक अचानक भड़का हुआ गुस्सा मान लेते हैं। पर नोट्स के मुताबिक 31 मई 1857 की तारीख तय की गई थी। और इसके प्रतीक चिन्ह भी थे, कमल का फूल सैनिकों के लिए और चपाती गांव वालों के लिए। और कुछ और भी अहम तथ्य हैं, जैसे नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया गया अंतिम मुगल शासक एक प्रतीक के तौर पर। और योजना कहाँ बनी? लंदन में। अजीमुल्ला खां जो कानपुर से थे और रानोजी बापू जो सतारा से थे, उन्होंने ये योजना बनाई थी। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक स्थानीय विद्रोह नहीं था, इसके पीछे एक संगठित प्रयास की सोच थी। भले ही वो सोच पूरी तरह से लागू न हो पाई हो, पर इरादा तो साफ था। तो सब कुछ तैयार था, लेकिन फिर वो चिंगारी गिरी जिसने तय तारीख से पहले ही आग लगा दी। चर्बी वाले कारतूस। हाँ, तात्कालिक कारण। सेना में ब्राउन बेस राइफल की जगह नई एनफील्ड राइफलें आई थीं। और इन कारतूसों पर जो चिकनाई लगी थी, उसके बारे में अफवाह फैली कि वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था, क्योंकि कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। और इसी बीच कुछ और कानून भी आए, जैसे 1854 का डाकघर अधिनियम। लॉर्ड डलहौजी ने सैनिकों की मुफ्त डाक सुविधा बंद कर दी। ये एक छोटी बात लग सकती है, पर इससे भी बहुत नाराजगी फैली। और फिर 1856 में कैनिंग का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार ब्रिटिश क्षेत्रों में सेवा देने के लिए भेजा जा सकता था। फिर से वही धर्म वाली बात। और मुगल सत्ता पर भी सीधा प्रहार हुआ। डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह के बाद शहजादों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। और कैनिंग ने तो हद ही कर दी। उसने कहा कि बहादुर शाह के बाद मुगलों से सम्राट का पद ही छीन लिया जाएगा। तो ये सारे अपमान एक साथ इकट्ठे हो गए। और फिर वो दिन आया, 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। 34वीं बटालियन के सैनिक मंगल पांडे ने उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और 2 अंग्रेज अफसरों को मार गिराया, सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग। जिसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और एक और सैनिक ईश्वर पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे क्रांति के पहले शहीद बने। और उनकी फांसी ने मतलब आग में घी का काम किया। बिल्कुल। खबर बाकी छावनियों तक पहुंची और सैनिकों का गुस्सा और भड़क गया। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का विधिवत प्रारंभ हो गया। 20वीं नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों ने बगावत कर दी और वो सीधे दिल्ली की ओर चल पड़े। 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया। एक 80 साल के बूढ़े बादशाह को, जिसके पास कोई असली ताकत नहीं थी, लेकिन वो हिंदुस्तान की एकता का एक जिंदा प्रतीक थे। और यहां से ये विद्रोह जंगल की आग की तरफ फैला। नोट्स में एक पूरी तालिका है जिसमें केंद्र, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता का जिक्र है। हाँ, ये तालिका दिखाती है कि विद्रोह कितनी तेजी से और कितने बड़े इलाके में फैला। दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध, जगदीशपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, हर जगह की अपनी कहानी और अपने नायक थे। दिल्ली में बख्त खां ने असली कमान संभाली। कानपुर में नाना साहब थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। अवध में बेगम हजरत महल। बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के कुंवर सिंह, जिन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। हर केंद्र की अपनी एक अलग कहानी है। दिल्ली से शुरू करते हैं। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया। हाँ, हडसन और निकलसन ने, जिसमें निकलसन मारा गया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया, महल के साथ रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। एक बादशाह की ऐसी दुखद मौत। अब कानपुर की बात करते हैं। यहाँ नाना साहब ने नेतृत्व किया और क्रांतिकारियों ने बीबीगढ़ नाम की जगह पर अंग्रेजों को मारा। लेकिन कॉलिन कैम्पबेल ने विद्रोह को दबा दिया और नाना साहब नेपाल चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। और अब झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका असली नाम मणिकर्णिका था,
वो अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के हक के लिए लड़ रही थीं। लेकिन जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर कब्जा कर लिया। पर रानी लड़ी, वो लड़ती हुई ग्वालियर गईं, जहां तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। और नोट्स में एक बहुत दिलचस्प जिक्र है बीकानेर के अमरचंद बांडिया का। हाँ, उन्होंने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक मदद की, इसीलिए उन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। लेकिन 17 जून 1857 को ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई। और ह्यूरोज ने खुद उनकी बहादुरी को सलाम किया। उसका वो कथन बहुत मशहूर है, इन सोए हुए भारतीय क्रांतिकारियों में ये महिला अकेली मर्द है। तात्या टोपे के बारे में भी कुछ जानकारी है? रामचंद्र पांडुरंग, वो नाना साहब के सेनापति थे, पर वो हर जगह लड़े, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, एक बेहतरीन रणनीतिकार। लेकिन नरवर के मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। अब अवध, लखनऊ की बात करते हैं। यहाँ बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके विद्रोह की कमान संभाली। इस विद्रोह में अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस मारा गया था। और अवध में गुस्सा सबसे ज्यादा था। क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक अवध रियासत के ही थे। इसीलिए अवध को सैनिकों की पौधशाला और बंगाल आर्मी की नर्सरी कहा जाता था। लेकिन यहाँ भी कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से दोबारा कब्जा कर लिया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। और भी कुछ केंद्र हैं जैसे फैजाबाद, जहां मौलवी अहमदुल्लाह ने जिहाद का नारा दिया। अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। बिल्कुल। और इन सब बड़े नामों के अलावा नोट्स में दक्षिण भारत के कुछ नेताओं का भी जिक्र है। हाँ, रंगोजी बापू, गोलकोंडा में चिंता भूपति और गोवा में दीपूजी राणा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर माना जाता है कि विद्रोह सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित था। तो मतलब इसका असर पूरे भारत में महसूस किया गया? कम या ज्यादा, लेकिन महसूस जरूर किया गया। तो इतनी बहादुरी के बावजूद ये क्रांति असफल क्यों हुई? नोट्स में इसके कई कारण गिनाए गए हैं। सबसे पहला तो यही कि ये समय से पहले शुरू हो गई। योजना 31 मई की थी, पर मेरठ में 10 मई को ही शुरू हो गई। इससे तालमेल बिगड़ गया। बिल्कुल, कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। बहादुर शाह जफर सिर्फ नाम के नेता थे। भारत का जो पढ़ा लिखा और व्यापारी वर्ग था, उसने भी इसमें भाग नहीं लिया। और सबसे दुखद बात ये थी कि कई भारतीय राजाओं ने ही अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम। लॉर्ड कैनिंग का वो कथन भी नोट्स में है। हाँ, कि इन राजाओं ने तूफान में बांध की तरह काम किया, वरना हम तो बह ही गए होते। और जाहिर है अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और बेहतर सेनापति थे। कैम्बेल, हडसन, निकलसन, ह्यूरोज जैसे कई काबिल अफसर थे उनके पास। हाँ। तो विद्रोह को कुचल दिया गया, पर इसका परिणाम क्या हुआ, ये इन नोट्स का सबसे अहम हिस्सा है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी के हाथ में आ गया। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव था। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि उनकी नीतियां गलत थीं। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगा, जहां लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। और इस घोषणा में डलहौजी की राज्य हड़प नीति को खत्म कर दिया गया। हाँ, और गोद निषेध प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे। इस घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। और गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वाइसराय का पद बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय बने। लेकिन सबसे गहरा और कह सकते हैं खतरनाक बदलाव सेना और समाज में किया गया। वो क्या था? अंग्रेजों ने 1857 में हिंदू और मुसलमानों की एकता देखी थी और इस एकता ने उन्हें डरा दिया था। तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बिल्कुल, सेना को धर्म और जाति के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट बनाई गई। तोपखाने पर पूरी तरह ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो गया। और समाज में भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शक के बीज बोए गए। हाँ, और उस जहर का असर हमें दशकों बाद तक देखने को मिला। तो अब इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ये था क्या? हाँ, क्रांति का स्वरूप। क्या ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, जैसा कि सर सैयद अहमद खान या जॉन लॉरेंस कहते हैं? या फिर ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जैसा बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था? जेम्स आउटरम ने तो इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र ही कह दिया। और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष बताया। लेकिन वी.डी. सावरकर ने इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। और आर.सी. मजूमदार का नजरिया सबसे अलग है। हाँ, ये ना तो पहला था
ना राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। विचारों का ये मतभेद ही इस घटना की जटिलता को दिखाता है। तो फिर इसे क्या माना जाए? देखिए, ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू जरूर हुआ, लेकिन जल्दी ही इसमें आम लोग, किसान, दस्तकार भी शामिल हो गए और इसने एक जन विद्रोह का रूप ले लिया। सही बात है। ये शायद आज के जमाने के राष्ट्रवाद जैसा राष्ट्रीय न हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये विदेशी हुकूमत के खिलाफ आजादी की एक जबरदस्त लड़ाई थी। तो ये थे 1857 की क्रांति पर आधारित ये कमाल के नोट्स। हमने देखा कि कैसे सालों का गुस्सा एक विद्रोह में बदला, जो भले ही असफल रहा, पर उसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इन नोट्स से जो एक बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों में ढेर नहीं होता। एक ही घटना को कितने अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। किसी के लिए वो गदर है, किसी के लिए बगावत, और किसी के लिए आजादी की पहली लड़ाई। और शायद यही आज के लिए हमारा अंतिम विचार है। जब एक ही घटना की इतनी सारी कहानियां हो सकती हैं, तो क्या इतिहास का कोई एक सच होता है? या इतिहास हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है।